जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा। चूंकि हम जो है वो इसका सिलसिला स्टार्ट कर चुके हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन का, कि आप फिनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को पहले ही पढ़ चुके हैं हम। और उसके लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे वो ज़रूर देखें, कम से कम आपकी बेस बनेगी कि कंपनी का एनालिसिस कैसे किया जाता है। उसके बाद आज जो मतलब रह गई थी उसको हम कवर करते हैं। इसको बोलते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है। कैश का मतलब तो सिंपली कैश है। फ्लो किसको कहते हैं? फ्लो कहते हैं किसी भी चीज़ का जो है वो चलने को। मिसाल के तौर पे अगर कोई पानी है, अगर वो नदी में चल रहा है तो नदी के पानी को जो है वो फ्लो बोलेंगे। इसी तरह से अगर किसी बकेट में जो है वो पानी पड़ा हुआ है तो वो फ्लो नहीं होगा, वो स्टैटिक पानी होगा। तो फ्लो का मतलब जो समझ में आता है, स्टेटमेंट का मतलब सिंपल डॉक्यूमेंट है, कैश का मतलब कैश है, और फ्लो का मतलब यानी जिसके अंदर से जो है वो कैश आ जा रहा हो। राइट। तो कैश के आने का और जाने का यानी कैश के फ्लो का जो डॉक्यूमेंट होगा उसको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बोलेंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो आपको इनकम स्टेटमेंट में लेके जाऊंगा। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होती है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये जो सीरीज चलाई है उसमें मैंने आपसे बोला था कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है ये बेसिकली बनी होती है अक्रूवल बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। अक्रूवल बेसिस के ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? वो कहता है ये 95 बिलियन की जो सेल रिकॉर्ड की है आपने, इसके अंदर दोनों सेल्स हैं। ठीक है, कैश की भी क्रेडिट की भी। ये थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। यानी 95 अरब की सेल में से कैश की भी सेल इसके अंदर आ रही होगी और क्रेडिट की भी सेल इसके अंदर आ रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2023 में 95 बिलियन रुपीस की जो स्टेटमेंट आई है 95 अरब रुपए की, ये 95 अरब रुपया जो है ये कैश नहीं आया कंपनी के पास। हो सकता है इसमें कुछ पोर्शन जो है वो क्रेडिट का हो, यानी उधार का माल जिसको कहते हैं। इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल जो होती है, जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व होगी, इसमें आपके वेंडर्स इन्वॉल्व होंगे, आपके क्रेडिटर्स इन्वॉल्व होंगे, जिनसे आप रॉ मटेरियल वगैरह खरीदेंगे। तो ये भी उसी तरह से है। यानी 87 बिलियन रुपीस का जो कॉस्ट ऑफ सेल है, अ, इसमें हो सकता है कि ये जो 87 अरब रुपए की आउटफ्लो हुआ है, इसमें प्योरली कैश ना हो। ठीक है, इसमें भी कुछ क्रेडिट पे माल लिया होगा इन्होंने और कुछ कैश पे लिया होगा। ठीक है जी। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं ये भी क्रेडिट पे होते हैं। आपके कुछ वेंडर्स होते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे होते हो, आपका रिलेशन होता है, वो आपको क्रेडिट लाइन दे देते हैं कि ठीक है जी, हम आपकी ये 1 अरब रुपए का काम कर रहे हैं, या सपोज इसी को ही ले लेते हैं। 90 सॉरी ये जो है 90 करोड़ का सॉरी काम हो रहा है इसमें। तो ये 90 करोड़ का काम जो है, इसमें हरगिज ऐसा नहीं है कि ये 90 करोड़ कैश इन्होंने दे दिया हुआ है। तो इसी तरह से अदर इनकम जो होती है इसमें भी यही होता है कि कुछ चीज़ें जो है, जैसे अगर बैंक में आपके जो है वो कैश पड़ा हुआ है और उसके ऊपर प्रॉफिट आपको आना है, लेकिन बैंक ने अभी जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, तो 1 महीना गुजरने के बाद आप उसको अपनी इनकम का पार्ट तो बना लेंगे, क्योंकि बैंक तो नहीं डिफॉल्ट करेगा ना। या अगर डिफॉल्ट कर भी जाए, इवन कि इस केस में डिफॉल्ट भी हो जाते हैं, लेकिन अगर एक आपकी रीजनेबल इनकम हो गई है, जो मेन इनकम है जिसमें सेल्स आ गई हैं, तो उसको आप अपनी बुक्स का पार्ट बना लेते हो। इसी तरह से अदर इनकम जो होती है, जो भी आपके मतलब कोर बिजनेस के अलावा जो है वो आपकी इनकम आ रही होती है, तो उसको भी आप जो है वो अपनी इनकम स्टेटमेंट में लिख लेते हो। इसी तरह से अदर एक्सपेंसेस है, इसी तरह से फाइनेंस कॉस्ट है। अब फाइनेंस कॉस्ट जो होती है ये भी एक्चुअल नहीं होती। बहुत सा जो पोर्शन होता है वो आपका ड्यू होता है, लेकिन बैंक ने क्लेम नहीं किया होता, तो डेली बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट करके इसमें डालते रहते हैं। इसी तरह से ये टैक्सेशन की अमाउंट जो होती है, मैंने आपसे पिछले लेक्चर्स में बोला था कि जो जो टैक्सेशन की अमाउंट होती है ये आपकी बेस होती है अ, उस पे टैक्स ईयर पे कैलकुलेट होती है। और जो अकाउंटिंग ईयर होता है किसी भी कंपनी का,
वो डिफरेंट होता है। तो अकाउंटिंग ईयर में जब ये अकाउंट्स क्लोज कर रहे होंगे तो उसमें ये लोग टैक्सेशन की जो अमाउंट होगी, जितनी भी पेएबल होगी गवर्नमेंट को, वो इसके अंदर अक्रूवल बेसिस के ऊपर इसके अंदर लिख देंगे। तो सिंपली प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो 26 करोड़ है और ईपीएस 1.8। तो ये सारी बात करने का मकसद, ये जो सारा मैंने तमहीद बांधी है इतनी बड़ी, तो ये इसके करने का मकसद सिंपली ये है कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है ये आपकी अक्रूवल बेसिस के ऊपर बना होता है। और अक्रूवल बेसिस के ऊपर करने का मकसद ये है कि उधार का काम, उधार की चाहे आपने सेल्स की है या उधार पे आपने परचेज किया है या कोई ऐसा पैसा जो आपको आगे मिलने की कंफर्मेशन है या आपने आगे देना है और देने की भी कंफर्मेशन है, तो उसको आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखा देना है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉफिट फॉर द ईयर जो 26 करोड़ भी यहाँ पे लिखा जा रहा है, इसमें सिंपली अब ये चीज़ जो है समझ लगती है कि ये जो 26 करोड़ रुपया है ये टोटली प्रॉफिट कैश में नहीं मिला। जब ये चीज़ें ऊपर वाली कैश में नहीं रखी हुई तो 26 करोड़ की अमाउंट जो है वो कैश में नहीं मिली। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है वो बनाई जाती है। ठीक है जी। और इस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बनाने का मकसद जो है वो यही होता है कि आपकी कैश की मूवमेंट को पता किया जा सके। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पे आ जाते हैं हम जी। अब ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है फॉर द ईयर एंडेड, ये उसी पीरियड की होगी जिस पीरियड की क्लोज हुई हैं, आपकी बुक्स क्लोज हुई हैं उसी पीरियड की होगी। अच्छा, इसके अंदर तीन सेगमेंट्स होते हैं, मैं तीनों सेगमेंट्स को समझा देता हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। अच्छा, इसमें ये होता है आखिर के ऊपर इस पे जो अमाउंट आती है क्या एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, ये 15 बिलियन रुपीज़ का जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है अमाउंट, तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि ये 15 अरब रुपया कैश या कैश की फॉर्मेट में कंपनी के पास एट द एंड ऑफ द ईयर मौजूद था। ठीक है। अब कैश का मतलब तो सिंपली कैश होता है और मतलब वो जो लिक्विड कैश जिसको बोलते हैं। इसी तरह से जो कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रेडिली कैश में कन्वर्ट हो सकें। जस्ट लाइक आपके बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है वो एक किस्म का कैश है। तो इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यानी बिल्कुल लिक्विड, इंस्टेंट लिक्विड जो चीज़ें होती हैं वो कंसीडर की जाती हैं इस सारी वर्किंग में। और इसके देखने का मकसद जो है वो क्या होता है वो भी मैं इसके सेगमेंट वाइज आपको समझा रहा हूँ। तो कैश इक्विवेलेंट्स में जैसे मैंने कहा कि बैंक्स भी हो सकते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स इक्विवेलेंट्स में जो है वो आपके जिस तरह से गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। इसी तरह से कैश इक्विवेलेंट में जो है वो आपकी कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ जो हैं वो भी हो सकती हैं। मतलब जो रेडीली, इसका सिंपली आसान सा आपको अगर इसका तर्जुमा करना हो तो यही है कि वो चीज़ जो कैश, एक तो या कैश हो या कैश में फौरी कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उसके लिए कोई तगो दो ना करनी पड़े, कोई बेचने के लिए उसको जो है वो आपको लंबी चौड़ी जो है कोशिश ना करनी पड़े। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपकी जो होती है प्रॉपर्टी होती है, ये कैश इक्विवेलेंट नहीं कंसीडर होती। जो ज़मीन पड़ी हुई है इसको बेचने के लिए आपको टाइम लगेगा और हो सकता है उसकी वैल्यू भी ऊपर नीचे हो जाए। तो ये एक तो ये होता है कैश इक्विवेलेंट की अपनी ये फेस वैल्यू भी नहीं चेंज करते ना। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉन्ड है वो 1 करोड़ के आपने गवर्नमेंट के लिए हुए हैं तो वो 1 करोड़ के बॉन्ड्स जो है वो 1 करोड़ के ही रहेंगे। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आप उनको बेचने जाएंगे तो वो आपको उसकी कोई वैल्यू कम मिलेगी। जो लोग बॉन्ड्स में काम करते हैं उनको इसका अंदाज़ा होगा। तो ये जो अब 15 अरब रुपए की फिगर आ रही है ये कंपनी के ईयर एंड जो कि क्लोज हुआ है उसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट थे। ठीक है जी। अब इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से ही सारी डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि आपको पता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो कैश आ रहा होता है उसके ऊपर तो डिसीजन नहीं कर सकते। सॉरी, कैश नहीं आ रहा होता, जो प्रॉफिट आ रहा होता है उसके ऊपर डिसीजन नहीं कर सकते। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा, एक समझ लें कि सेगमेंट है जो कि लोग यूजुअली इम्प्रूव जो है वो सॉरी इग्नोर कर जाते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग में, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में। लोग यूजुअली जो है वो इनकम स्टेटमेंट देख रहे होते हैं या बैलेंस शीट देख रहे होते हैं, लेकिन कैश फ्लो से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही होती है। तो
सबसे पहला इसका सेगमेंट जो नीचे से जो है वो शुरू होता है, क्योंकि बिजनेस की एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट होती है। वो हम देखते हैं कि ये क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कैश जो कंपनी ने लिया, ठीक है, या दिया, जो कंपनी को चलाने के लिए जरूरी है। ठीक है, मतलब कोई भी कंपनी पैसे के बगैर तो नहीं चल सकती, तो उसकी जो फाइनेंसिंग होगी, जितनी भी होगी, चाहे वो राइट शेयर के थ्रू हो रही है, चाहे वो शेयर इशू करके हो रही है, चाहे वो डिबेंचर इशू करके हो रही है, और चाहे वो जो है वो बैंक से फाइनेंसिंग के थ्रू हो रही है, और इसमें जो भी कैश आया, क्योंकि कैश फ्लो है ना, आया और गया, इन दोनों में जो एक्टिविटी हो रही होगी वो इस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगी। जैसा कि आपने इसमें देखा कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस अक्वायर्ड, तो ये लॉन्ग टर्म का लोन किसी बैंक से लिया होगा, और ये फिर इसी तरह से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग रीपेड, फाइनेंसिस रीपेड, ये इसी तरह से है कि कोई जो लोन है ये इन्होंने रीपे किया होगा, जो मतलब ऑलरेडी लिया हुआ है किसी भी बैंक से। उसी तरह से जो है वो डिविडेंड पेड है, डिविडेंड पेड जो है वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने फाइनेंसिंग की हुई है ना, शेयर होल्डर्स ने शेयर के बदले कंपनी को पैसा दिया हुआ है। इसी तरह ने जो है लॉन्ग टर्म लोन या फाइनेंसिस जो है वो बैंक्स ने जो है वो पैसा कंपनी को उधार पे दिया हुआ है उसको चलाने के लिए। तो इसी तरह से डिविडेंड्स भी जो है वो एक आउटफ्लो होता है कैश का, जो कि समझ लें कि किसी भी कंपनी को जो है वो कंपलसरी है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को जो है वो पे करे प्रॉफिट्स की सूरत में। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज होंगी जो कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो ज़रूरत होती है कैश की, उसमें जो भी कैश आया और जो भी कैश उन्होंने वापस किया, ये उस उन एक्टिविटीज़ को शो कर रहा होगा। अच्छा, दूसरा जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, ये तो आ गया ना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये कंपनी को चलाने के लिए पहला ये तो कैश आ गया। अब उस कैश को कहाँ कहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्ट किया उस कंपनी के ऑपरेशंस को चलाने के लिए। ठीक है, पहला ये चीज है, कैश लिया, उसके बाद इन्वेस्ट का मतलब है वो कैश कहाँ पे लगाया या कहाँ से कैश वापस आया उसके पास। क्योंकि ये कैश फ्लो जो है वो उसका मतलब यही है कि कैश के आने जाने दोनों की हमने एंट्रीज जो है वो इसके अंदर करनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये कोई कंपनी जो है वो जो उसने फाइनेंसेस किए थे, उससे कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिया, ठीक हो गया। उसके बाद कंपनी ने इंटेंजिबल एसेट्स लिए, ठीक है, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स सॉफ्टवेयर टाइप चीज़ें होती हैं, तो उसके ऊपर पैसा लगाया। प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये इन्वेस्ट ऑलरेडी किया हुआ था कंपनी ने, हो सकता है उसको सेल आउट किया हो, जिसकी डिस्पोजल का मतलब होता है सेल करना, तो उसकी डिस्पोजल से जो पैसा आया है ये वो है। अब ये प्लस में है, इसमें ये होगा कि जो पैसा गया होगा वो माइनस में होगा, जो आया होगा वो प्लस में होगा। प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 6.9 बिलियन, ठीक है जी। परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है, पिछले साल में ये थी, ठीक है जी। और उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड है 93 करोड़ का। तो ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, ये इंटरेस्ट रिसीव इसमें क्यों आ रहा है? हो सकता है कंपनी ने किसी बैंक में पैसा रखवाया हो, तो ये वो वाला पैसा तो नहीं है जो बैंक से ले रहे हैं, ये बैंक से वो पैसा है जो कंपनी के ऑपरेशन से पैसा बचता है। क्योंकि आपको पता है कि जो कंपनियां होती हैं यूजुअली वो जिस वक्त चल रही होती हैं तो इनके पास कैश फ्लो आती है, कुछ पैसा उधार का, उधार पे माल इन्होंने किसी से लिया तो उसका पैसा रोक के रखा, तो वो जाहिर सी बात है बैंक डिपॉजिट करा के रखते हैं लिक्विडिटी को। तो वो जो लिक्विडिटी होगी वो बैंक्स में जब पार्क होगी तो उससे भी इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। अच्छा, इसमें मैं मज़े की बात बताऊं कि कंपनी, यानी जो ये एच कार की बेसिकली फाइनेंशियल्स में आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो 93 करोड़ का है, यानी 93 करोड़ रुपए का। और कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 26 करोड़ भी है। यानी कंपनी जो है वो कोर बिजनेस से 26 करोड़ कमा रही है, और उस बिजनेस से जो पैसा बैंक में डिपॉजिट रखती रखती है उससे 93 करोड़ कमा रही है। खैर, ये तो इंटरप्रिटेशंस हैं इसकी, तो ये बाद में हम देखेंगे। तो ये हो गई जी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो सारे काम जो कंपनी
कैश फ्लो जो उसको आएगा फाइनेंसिंग से, उसको जो इन्वेस्ट करेगी अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए, वो इन्वेस्टिंग होगी। इसमें कोई भी काम हो सकता है जो कि कंपनी के ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हो, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बगैर आप जो है मतलब कंपनी के ऑपरेशंस नहीं चला सकते, ठीक है जी। इसी तरह से इंटेंजिबल एसेट्स है, इसी तरह से आपके जो है शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट होती हैं, ये भी आपके लिए बड़ी अहम होती हैं। इसी तरह से जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपकी अहम होती हैं। तो ये सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये इस सेगमेंट में आ रहा होगा। अच्छा, इसका लास्ट जो सबसे अहम सेगमेंट है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उसके ऑपरेशंस से, यानी जो कंपनी का कोर बिजनेस है, अ, उस पे से जो भी कैश ड्राइव होगा उसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, मिसाल के तौर पे एशकार का जो काम है, मेन कोर बिजनेस है, वो गाड़ियों को असेंबल करके बेचना है। तो गाड़ियों की असेंबलिंग से जो भी पैसा बनेगा, जो भी जो है वो फंड आएगा या जाएगा, तो उसको रेस करने में, ऑपरेशंस को चलाने में जो भी उसमें कैश की मूवमेंट होगी वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, इस पे थोड़ा सा दोबारा आ जाते हैं। मैंने ऐसे ये कहा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो होती है, इसका ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ये जो अमाउंट होती है, ये क्योंकि कैश नहीं होता, तो इसके कैश तक कैसे पहुंचा जाए। सबसे पहला काम ये है कि इसको कैश की फिगर तक कैसे पहुंचाएंगे हम। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है, इसको कैश तक पहुंचाने के लिए हमारे पास इसकी एक रिवर्स वर्किंग होती है, यानी हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन को इसमें लेते हैं। अच्छा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन को क्यों लेते हैं, आफ्टर टैक्स को क्यों नहीं लेते, ये मैं बाद में बताऊंगा, एक वर्किंग में आगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ये फिगर लेते हैं, ठीक है। इस फिगर को रिवर्स वर्किंग के थ्रू कैश में कन्वर्ट करते हैं, यानी इसके अंदर जितनी भी नॉन कैश की ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं, उन सारी ट्रांजैक्शंस को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ये जो हमारे पास 1.9 बिलियन रुपीस का जो प्रॉफिट आया है, इसको हम अ, मतलब कैश में कन्वर्ट कर देंगे कि इसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो कितना हुआ। ठीक है जी। तो दोबारा आ जाते हैं जी इसके ऊपर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ये जो है यहाँ से एक फिगर, इसमें जो है वो वर्किंग है आगे, ठीक है। इसमें एक वर्किंग आ रही है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, तो इसकी एक सेपरेट वर्किंग जो है वो यहाँ पे दी हुई है। इसके ऊपर आते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 35 नंबर पे आपको मिल रहा है। तो ये 1.9 बिलियन रुपीस का, यानी ये देखें जो इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, ये देखें जी, ये 1.9 बिलियन रुपीस का ये जो अमाउंट मिल रही है, ये यहाँ पे हमने लिख ली। अब इस 1.9 बिलियन के अमाउंट से हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को तक पहुंचना है, तो एडजस्टमेंट्स करते हैं जी। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन क्या होती है, मैंने पहले भी अर्ज किया है आपको कि कोई भी कंपनी जब एसेट खरीदती है तो एकदम से उसको एक्सपेंस नहीं बनाती। मिसाल के तौर पे कंपनी ने जो है वो एक एसी खरीदा, अब वो एसी अगर 5 साल चलेगा तो उसका एक्सपेंस भी 5 साल में एलोकेट होगा। अगर एकदम से उसकी जो है वो माइनस कर देंगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसमें एबनॉर्मल सी फिगर बन जाएगी। तो इसीलिए कंपनीज जो होती हैं वो डेप्रिसिएशन करती हैं अपने एसेट्स की। तो मुझे ये बताएं कि डेप्रिसिएशन से ये नॉन कैश आइटम्स को हमने इसमें से जो कि कटी हुई हैं उसको ऐड बैक कर रहे हैं। अब डेप्रिसिएशन बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर जो भी हुई है, इसके ये नोट्स भी दिए हुए हैं, इसके ऊपर मजीद वजाहत आप इसकी देख सकते हैं। तो इसकी जो कटिंग हुई हुई है 1.5 बिलियन रुपीस की, यानी 1 अरब 57 करोड़ रुपए की, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर डिडक्शन हुई है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में थी, यानी ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर आ गई, इसमें ये फिगर कटी हुई थी। तो हमने, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, इससे कोई कैश का फ्लो तो नहीं हुआ, तो इसको हमने ऐड बैक कर दिया, क्योंकि हमने कैश की फिगर तक पहुंचना है। नेट
गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो गेन का मतलब क्या होता है जी? गेन का मतलब होता है कि किसी चीज के ऊपर प्रॉफिट हुआ हो। मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसके ऊपर कोई प्रॉफिट आया है। अब वो प्रॉफिट की फिगर जो है वो इसके अंदर ऐड हुई होगी, और हो सकता है इसमें से कुछ प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने रिसीव ना किया हो। ठीक है। तो जो इनकम, अदर इनकम में आ रहा है यहाँ पे, ये 31 नंबर का जो है वो, ये जो रखा हुआ है इसमें, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं अदर इनकम्स में आ रहा है। तो ये अदर इनकम यहाँ पे पार्ट तो बना दिया है, लेकिन हो सकता है ये जो गेन आ रहा हो इसका, वो गेन जो है इसमें से कुछ पैसा जो है वो रिसीव ना हुआ हो। तो जितना पैसा रिसीव नहीं हुआ होगा वो हम बीच में से माइनस कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से प्रॉफिट ऑन बैंक, ये सारी 31 नंबर की वर्किंग है। प्रॉफिट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट के प्रॉफिट जो है, जो भी नहीं रिसीव हुए, जिस पे कैश नहीं है, वो माइनस कर दिए। इसी तरह से सप्लायर की जो है वो एडवांसेस के ऊपर मार्कअप था, वो माइनस कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन टू एम्प्लॉयज, कंपनीज जो है वो एम्प्लॉयज को लोन देती हैं, उन लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। तो वो इंटरेस्ट अभी नहीं आया कैश के फॉर्मेट में, वो भी हमने इधर से माइनस कर दिया, क्योंकि वो इधर जो है इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम में 31 नंबर पे आ रहा था। इसी तरह से डिस्काउंटिंग ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, सॉरी, डिस्काउंटिंग ऑन लॉन्ग टर्म्स लोन। अच्छा, डिस्काउंटिंग जो होती है ना, ये बेसिकली आपको इसको ऐसे समझना है कि जो लोन्स कंपनी लेती हैं, ठीक है, इसको बाज़ औक़ात जो है वो डिस्काउंट करा के इसके ऊपर जो है वो आउटफ्लो बेसिकली कर देती हैं पैसा। तो ये वो वाला पैसा है जो कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन्स की सूरत में आउटफ्लो किया, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं हुआ, तो ये इसमें ये वर्किंग बन गई। इसी तरह से फाइनेंस कॉस्ट है, इसी तरह से प्रोविजन, मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप इनको बहुत इन डेप्थ भी समझना नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं है, आपको इसकी फाइनल फिगर्स के ऊपर इंटरप्रिटेशन करनी है और समझना है कि ये इसका क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है। तो प्रोविजनिंग है, अमोर्टाइजेशन ऑन टेंजिबल एसेट्स, ये भी ऐड बैक हुआ है क्योंकि ये लेस हुआ होता है। इसी तरह से रॉयल्टीज़ जो है वो पे हुई हैं, इसमें से जो नहीं हुई वो माइनस कर दी हैं। ये सारी की सारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये जनाब 99 करोड़ का जो है, यानी 1 अरब 98 करोड़ का जो प्रॉफिट आ रहा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, ठीक है जी, सॉरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, उसमें से 99 करोड़ रुपए की जो है वो कैश इनफ्लो हुआ है। यानी ये अब कैश की फिगर आ गई आपके पास। ठीक है। ऑपरेशन से जो कैश आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हमने रिवर्स बैक किया, और ये ऑपरेशन से जो कैश आया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसकी सेकंड वर्किंग के ऊपर। ये आ गई फिगर 35 नंबर से, नोट से। अच्छा, अब यहाँ पे फिनांस कॉस्ट पेड जो है वो 10 करोड़ की आपने ये आउटफ्लो की। ठीक है, ये आप लिख दें। और रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशंस जो हैं वो 28 करोड़ रुपए आपने दिए। नेट इंक्रीज इन लोन टू एम्प्लॉयज, ये 31 करोड़ रुपए के नेट लोन्स जो है वो गए एम्प्लॉयज को। इसके बाद इनकम टैक्स, अच्छा वो इनकम टैक्स की जो ये वाली फिगर थी ना, ये वाली, ये जो 34 नंबर वाली है, ये हम नहीं लिखते, बल्कि उसकी जगह जो एक्चुअली इनकम टैक्स पे हुआ है ना उसको लिख देते हैं। तो इनकम टैक्स पेड है ये, 2.9 बिलियन का इनकम टैक्स पेड हुआ है। रॉयल्टी पेड जो है, ये जो एक्चुअल में गई है, जो अक्रूड थी वो तो हमने पीछे से प्लस कर दी, क्योंकि वो कटी हुई थी, तो यहाँ से हमने दोबारा से वो एक्चुअल जो पे हुआ है उसको माइनस कर दिया। ठीक है। और ये जो फिगर हमारे पास आ गई है, नेट कैश आउटफ्लो इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, ये चीज सबसे ज्यादा देखने वाली होती है, मजे की चीज होती है। यहाँ पे कंपनी का 4.1 बिलियन रुपीस का नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है। ठीक है। सिमिलरली आप 2000, मतलब 2023 का है, 2022 में आप आएंगे तो 6.5 बिलियन का जो है ये इनफ्लो था। यानी ऑपरेशन से पैसा ये 6.5 बिलियन का आया। ठीक है, 2022 में। 2023 में 4.1 बिलियन का पैसा आउटफ्लो हुआ, यानी ओवरड्राफ्ट खड़ा हो गया। जाहिर सी बात है, कैश नेगेटिव तो नहीं होता, तो ये 4.1 बिलियन का पैसा इन्होंने कहाँ से रेज किया होगा? ये फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से, ये देखिए ना, 6.4 बिलियन का इनफ्लो आया है यहाँ से। ठीक हो गया। तो यहाँ से पैसा लेके इन्होंने अपने ऑपरेशंस को
जो है वो पूरा किया है। तो कोई भी कंपनी जब अपने ऑपरेशन में से नेगेटिव कैश फ्लो बना रही हो, तो यानी कैश आउटफ्लो हो, उसके वो ऑपरेशंस को चलाने के लिए, कोर बिजनेस को चलाने के लिए अपना जो कैश फ्लो का साइकिल है वो किसी और एक्टिविटी से या फाइनेंसिंग से या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कंप्लीट करना पड़े, तो वो कंपनी जो है ट्रबल में होती है यूजुअली। उसके जो है वो इन्वेंट्री डेज आउट होते हैं। इन्वेंट्री डेज आउट होने का मकसद सिंपली ये है कि कंपनी ने जो सेल की, उनको सेल से जो पैसा आ रहा है वो उनका फंस गया है, या कंपनी जो है वो अपने क्रेडिटर्स को पैसा जल्दी दे रही है, ठीक है, या फिर उसकी सेल्स जो है वो एकदम से ड्रॉप हो गई है, या उसके ऊपर फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा जो है वो पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये मेनली रीजंस हो सकती हैं, ठीक है ना जी। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तो छोटा सा ही है, देखें ना, अब पहले देखें 2022 में तो ये 12 अरब रुपया था, अब वो कम होके 99 करोड़ पे रह गया, ठीक है। तो ये चीज़ शो कर रही है कि ऑपरेशन से जो कैश जनरेट हो रहा है प्राइमरीली, वो कोई इतना खास नहीं है अगर उसको कंपेयर करेंगे 22 के साथ। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट पेड है, पहले देखें 2022 के अंदर ये जो थी 2 करोड़ 20 लाख थी, अभी ये जो है वो 10 करोड़ पे चली गई है। तो एक तो ऑपरेशंस नहीं सही चल रहे, दूसरा उसकी जो फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, ये तकरीबन मोर और लेस सेम ही है। नेट इंक्रीज इन लोन्स टू एम्प्लॉयज़, अच्छा ये जो है आपको अपने एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए भी लोन्स देने पड़ते हैं, ये भी 2 गुना हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है महंगाई थी, हालात ख़राब थे लोगों ने 2023 में। तो लोगों ने जो है वो टिका के लोन्स लिए, कंपनी के ऑपरेशंस नहीं ठीक थे, महंगाई बढ़ गई थी, तो कंपनी इस पे से लोन लिए होंगे एम्प्लॉयज़ ने, तो एम्प्लॉयज़ को लोन्स भी आपको देने पड़ते हैं, उसमें भी कैश फ्लो आपका जो है वो तकरीबन 2 गुना हो गया। और इनकम टैक्स पेड जो है वो आप तो खैर ये प्रॉफिट्स पे होता है, तो ये उस सूरत में चला गया। रॉयल्टी की भी जो है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो मेजरली जो है, एक तो कैश जनरेटिव फॉर्म ऑपरेशंस में, यानी आपकी जो कैश सेल से जनरेट हो रहा है वो कोई इतना ख़ास नहीं है, ठीक है। दूसरा आपकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई, इसी वजह से ये जो चीज़ है ये आपकी 2023 के अंदर आपकी जो है वो नेगेटिव कैश फ्लो खड़ा हो गया। अब ये नेगेटिव कैश फ्लो इन्होंने कहाँ से पूरा किया होगा, ठीक है ना जी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को पहले देख लेते हैं, फिर इसको हम इंटरप्रेट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, यानी 1.3 बिलियन रुपीज़ का कोई प्रॉपर्टी, कोई प्लांट वगैरह लिया होगा कंपनी ने। अब इसका नोट यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि ये क्या चीज़ थी। इसको जो है एनालिस्ट ब्रीफिंग में पूछा जा सकता है। दूसरा है परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ये कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदा होगा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई प्लांट वगैरह प्रॉपर्टी बेची होगी, तो 18 करोड़ यहाँ से आ गया। अच्छा, ये एक मेजरली अमाउंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी ने जो है ना यूजुअली इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, ये पहले जो है प्रोसीड्स आ रही थी जनाब 38 बिलियन की, ठीक है जी। अब ये प्रोसीड्स आ रही हैं 6.9 बिलियन की, ठीक है। तो ये कंपनी ने ये जो है अपनी एक सब्सटैंशियल अमाउंट जो है वो शॉर्ट टर्म उसमें से सेल की, और सेल करके इसको जो है क्या कहते हैं, प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो ये मतलब अपनी जो है वो शॉर्ट टर्म्स की इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लिक्विडेट की, और उधर से 6.9 बिलियन रुपीस कमाए। अच्छा, 2000 इसको 22 में देख लेते हैं। 22 में इन्होंने 38 बिलियन रुपीस का जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सेल की, ठीक है। और इसी तरह से परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है, ये किसी और इंस्ट्रूमेंट में जो है वो दोबारा से ये पैसा लगा दिया। अब देखिए ना, यहाँ से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। यानी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की, ये नेगेटिव होना बेहतर है, अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी ने कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा ना। तो 8.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो गई ना कहीं पे। अब ये 8.6 बिलियन कहाँ से आ रहा है, ये इसके ऑपरेशंस से कुछ सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। और कुछ जो है वो हल्की फुल्की सपोर्ट जो है वो यहाँ से भी जो है वो मिल रही है जो इन्होंने फाइनेंसिंग वगैरह की है। खैर, ये फाइनेंसिंग तो जो है वो ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए होगी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो 8.6 बिलियन है। और कंपनी का जो कोर कैश फ्लो जनरेशन का जो समझ लें कि जो वो है सेगमेंट है, वहां से 6.5 बिलियन का जो है वो प्रॉफिट आ रहा है। जबकि ये देखें जो ये है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, इसमें से कैश जा रहा है। तो कंपनी का जब इन्वेस्टमेंट में से पैसा जा रहा हो,
तो वो बेहतर एक जो है वो एंगल दिखा रहा होता है, क्योंकि कंपनी अगर पैसा निकाल रही है इन्वेस्टिंग में, तो उस सूरत में वो कहीं ना कहीं पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदेगी, या कहीं पे जो है वो कोई शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट करेगी, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कोई स्टॉक्स में, कहीं पे भी जो भी उनकी मतलब इंटरनल टीम होगी उसको डिसाइड करेगी। तो ये जो चीज़ होती है ना जी, ये अच्छी चीज़ को शो कर रही होती है। अब यहाँ पे देखें ये कि प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म, प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये जो 2023 का साल था, तो 6.9 बिलियन रुपीस की कंपनी ने जो है वो अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट किया। अब ये 6.9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करके ये जो 4.1 अरब रुपए का ऑपरेशन से नेगेटिव कैश फ्लो है, इसको पूरा किया है इन्होंने। तो ये एक नेगेटिव पिक्चर शो कर रहा है कंपनी की। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड है 93 करोड़ का, जबकि पिछले साल में 1.3 बिलियन का था 2022 में। तो इस साल जो है वो क्योंकि कैश की कंस्ट्रेंट से कैश ज़्यादा नहीं था, तो कंपनी इस वजह से इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं कमा रही। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिक्वायर्ड, ये जी लॉन्ग टर्म का फाइनेंस कंपनी ने बैंक से लिया होगा। ये 59 जो है वो करोड़ का है। उसके बाद लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फाइनेंसिस रीपेड 29 CR का है। उसके बाद डिविडेंड्स कंपनी ने जो है वो दिए 48 CR के, मतलब 48 करोड़ रुपए के। तो नेट कैश आउटफ्लो इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग से भी नेट जो है वो कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो ये जो 6.4 बिलियन की अमाउंट जो कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच के, ठीक है ना, जब फॉर एग्जांपल कंपनी ना चल रही हो तो कंपनी जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट बेच के उसको जो है उसके ऑपरेशंस चलाएगी ना। तो जो इन्वेस्टमेंट्स को कंपनी ने बेच के इस ऑपरेशन को सपोर्ट किया, तो ये एक नेगेटिव पिक्चर शो कर रहा है। ठीक है। एक तो यहाँ से वो किया, और वो दूसरा यहाँ पे 18 करोड़ की यहाँ पे भी हुई। और ये सारा लेने देने के बाद जो है कंपनी ने 15 बिलियन का जो है वो अपने पास बेसिकली, अच्छा ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर भी पड़ा हुआ था ना, जो ये वाला आ रहा है, मतलब पिछले साल का। तो ये 15 अरब की अमाउंट ऐसे नहीं बन गई, इसमें से 12 अरब रुपया जो है कंपनी के पास पहले पड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है ये घूमता रहा होगा। उसके बाद ये जो है अमाउंट बेसिकली 2.1 बिलियन की जो है वो इसके अंदर इंक्रीज आई है, और ये 2.1 बिलियन की इंक्रीज अपने एसेट्स बेच के आई है, यहाँ से नहीं आ रही। ठीक है। तो ये नेगेटिव पिक्चर शो कर रही है। और उसके बाद ये कैश जो है 15 अरब रुपया एट द एंड ऑफ द ईयर पड़ा था। कैश था या कैश इक्विवेलेंट्स में जो है वो कोई भी इजीली जो चीज़ कन्वर्टेबल हो वो कैश में, वो इसके अंदर यूजली आ रही होती है। तो ये 15 अरब 12 अरब रुपए का यूजली रखते थे, इस दफ़ा कंपनी ने 15 अरब रुपए का कैश जो है वो बना के रखा अपने पास। हो सकता है कंपनी के आगे कुछ रिक्वायरमेंट्स हो कैश की, जिसकी वजह से उन्होंने रखा है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसकी इंटरप्रिटेशन भी मैंने कर दी है, आपको बता भी दिया है। सबसे अहम तो होता है कि कंपनी के जो ऑपरेशन से कैश फ्लो हैं वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऑपरेशन से कैश फ्लो नेगेटिव है तो इसका मतलब है उसके इन्वेंट्री डेज आउट हुए हुए हैं, उसकी सेल सही नहीं हो रही है, उसकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी हुई हैं, जो है कंपनी को ऑपरेशंस चलाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा लोन लेना पड़ रहा है, उस लोन के ऊपर जाहिर सी बात है सूद भी पे कर रही है कंपनी, तो ऑपरेशंस जो है वो ठीक से नहीं चल रहे। और उसके बाद ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर अगर आउटफ्लो होगा तो अच्छी बात है। आउटफ्लो का मतलब यही है कि कंपनी जो है वो अपनी और इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, प्रॉपर्टी बना रही है, इक्विपमेंट बना रही है, जो आगे अप्रिशिएट होकर कंपनी की जो है वो कैश की स्ट्रेंथ बनेगी। तो जैसे ये पिछली दफ़ा 2022 में 8.6 बिलियन का आउटफ्लो था, तो उसमें यही चीज़ शो हो रही है कि कंपनी के पास तगड़ा कैश खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अपनी शॉर्ट टर्म में से निकाली, और कुछ जो है नए प्रोजेक्ट्स में जो है वो पार किया पैसा। तो यहाँ से आउटफ्लो हो गया। और इसमें जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी किया, तो सारी आउटफ्लो है तकरीबन। हल्की सी जो है वो एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो सेल किया 68 मिलियन का। बाकी इन्होंने तकरीबन जो है वो सारी चीज़ें नई बनाई हैं। और उसके अलावा आप जो है फिर फाइनेंसिंग में आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखें कि अगर कंपनी बहुत ज़्यादा इस क्रंच में भी, अभी तो इनके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट्स थी, तो इन्होंने अपनी वो सेल करके कंपनी का कैश थोड़ा इम्प्रूव किया इस नेगेटिव कैश को सेटल करने के लिए। लेकिन अगर ये भी नहीं होता सपोज़, तो कंपनी फिर जो है वो फाइनेंसिंग पे जाती है, जिसमें नए शेयर्स या तो निकालती है, या फिर जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं
या सॉरी जो है वो फाइनेंसिंग कराती है उसकी बैंक से, तो उस सूरत में भी कंपनी जो है वो वीक ही शो हो रही होती है। तो ये जनाब कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये 15 अरब रुपया कंपनी के पास जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो कैश था। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ना, इसको सीखें, मुख्तलिफ कंपनीज की कैश फ्लो लाएं, उनको देखें, उसको पढ़ें समझें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कैश किस तरह से मूवमेंट होती है। या आपको बिजनेस अपना खुद का भी कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसको देखे बगैर आप फिनेंशियल स्ट्रेंथ का, फिनेंशियली कंपनी की कितनी साउंडनेस है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो थैंक यू सो मच, सारे पीछे भी इसकी जो सीरीज़ बनी है उसको देखिएगा, और अगर सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।